वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है हाउ महाराष्ट्र बिकेम द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया। कैसे महाराष्ट्र अमीर बन गया। ओके, मुझे लगा शायद अब खत्म हो गई है और अब मैं बोलती हूँ। वेल गाइस, देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। महाराष्ट्र का जीडीपी देश में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है और वो भी बहुत बड़े मार्जिन के साथ। अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जीडीपी के गैप को कंपेयर करोगे और उसके बाद में अगले 7 स्टेट्स की जीडीपी के गैप को मिलाओगे, तब जाकर पहले और दूसरे स्टेट की जीडीपी गैप कवर होता है। तो ऐसा क्या है महाराष्ट्र में कि आज वो देश का सबसे रिचेस्ट स्टेट बन गया है? यही बात इस वीडियो में हम समझेंगे। दोस्तों, यहां पर मैं टोटल ग्रॉस जीडीपी का कैलकुलेशन कर रहा हूं। अगर हम नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से जाएं तो अलग डेटा बाहर आता है, अगर हम पर कैपिटा के हिसाब से जाएं तो भी अलग डेटा आता है। बेसिकली कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण कई अलग अलग स्टेट्स और रीजन्स को हम अलग अलग रैंकिंग के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं अगर डेटा को मैनिपुलेट किया जाए। इसके लिए मैं टोटल पूरे स्टेट से कितने पैसे आते हैं उस वाली जीडीपी के हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, 2 तरीके के फैक्टर्स हम कंसीडर करेंगे इस वीडियो में जिसके कारण महाराष्ट्र ऊपर पे आए। पहले है नेचुरल फैक्टर्स या आप कह सकते हो लक फैक्टर्स, जिसके कारण महाराष्ट्र ऑलरेडी ब्लेस्ड था। और दूसरा कारण होगा आर्टिफिशियली क्रिएटेड फैक्टर्स, यानी किस तरीके से प्लानिंग प्रिपरेशन के कारण आज ये रैंकिंग महाराष्ट्र को मिल पाई है। तो पहले बात करते हैं नेचुरल फैक्टर्स की। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अगर आप कहो तो महाराष्ट्र में वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आप कोंकण रीजन को छोड़ दो तो विदर्भा, मराठवाड़ा, ये 2 ऐसे रीजन्स रहे महाराष्ट्र के जो हमारे पूरे देश में वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड रेन शैडो रीजन्स है, जहाँ पर ज़्यादा बड़े पैमाने पर बारिश नहीं हो पाती। इसके कारण रिलायबल क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ पर पहले के ज़माने से ठीक से पॉसिबल नहीं था। इसके कारण 2 चीज़ें यहाँ पर डेवलप हुई। पहली बात थी इंडिविजुअल इरीगेशन, यानी सरकार की मदद के बिना यहाँ पर कैनाल्स, वेल्स, ये सारी चीज़ें बनाकर एक ज़्यादा रिलायबल तरीके का एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री डेवलप की गई। और कैश क्रॉप जिस तरीके से कॉटन, टोबैको, जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती है वो यहाँ पर धीरे धीरे प्रोड्यूस होना शुरू हुई। इनमें से कुछ चीज़ें बची जबकि कुछ चीज़ें आगे जाकर प्रोडक्शन से बाहर निकाल दी गई। और इसी कारण कई सारे फार्मर्स सिर्फ फार्मिंग पर रिलायबल नहीं रह सकते थे और बाकी तरीके के बिजनेस की ओर वो बढ़ने लगे बहुत ही ज़्यादा पहले से। इसी कारण अलग अलग चीज़ों में एक्सपर्टीज यहाँ के लोगों को बहुत पहले से आ गई। दूसरी बात है यहाँ के मिनरल रिसोर्सेज। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक फ़ायदा ऐसा है स्टेट को मिला है कि यहाँ पर सारे के सारे मिनरल्स अवेलेबल तो है, मे बी सारे बहुत बड़े क्वांटिटीज़ में नहीं हो, लेकिन वैरायटी बहुत है। अब आयरन से लेकर यूरेनियम से लेकर मैंगनीज जैसे सब कुछ अलग अलग तरीके के मिनरल्स यहाँ पर मौजूद है। इसके कारण इंडस्ट्रीज को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलता है। इसके कारण ऑब्वियसली कोस्ट होने के कारण किसी भी स्टेट को एक बड़ा एडवांटेज मिलता है जो यहाँ पर महाराष्ट्र को भी मिल पाया है। और लास्टली अगर हम लक फैक्टर्स की ही बात कर रहे हैं तो मुंबई ब्रिटिशर्स के द्वारा एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी बनाया गया था। इसके कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले से ही स्टेट के कैपिटल में ज़्यादा रही है, लेकिन एट द सेम टाइम जब ब्रिटिशर्स गए थे उस टाइम पे मुंबई, कोलकाता, मद्रास, ये तीनों इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज थी और तीनों जगहों पर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम या इनफैक्ट मुंबई से ज़्यादा हुआ करती थी। तो देखते इसके बाद में क्या ऐसी चीज़ें की गई कि यहाँ की जीडीपी इतनी ज़्यादा बढ़ गई। दोस्तों, पहला काम जो महाराष्ट्र में किया गया था पहले वो था सिटी एग्रीगेशन। कई लोग अगर महाराष्ट्र की इकोनॉमी की बात करते हैं तो उनके सामने सिर्फ एक शहर का नाम आता है जो है मुंबई, लेकिन महाराष्ट्र के जो दूसरे सिटीज़ हैं उनकी खुद की जीडीपी हमारे देश के कई सारे अलग अलग स्टेट के कैपिटल से भी बहुत ज़्यादा है। मुंबई तो फाइनेंशियल कैपिटल बन गया, लेकिन इसके साथ साथ पुणे जो देश का 28% आईटी एक्सपोर्ट करता है, यहाँ का आईटी कैपिटल बना, जिसके साथ उसकी सैटेलाइट टाउन पिंपरी चिंचवड़ भी थी। नासिक देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्लस्टर बना जहाँ पर आज भी बहुत बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। औरंगाबाद स्टेट का ऑटोमोबाइल और फार्मा हब बना जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर करती है और बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज यहाँ पर अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ प्रोडक्शन का भी काम करती है। नागपुर सेंट्रली लोकेटेड होने के कारण ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड हब बना जहां पर लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री और ट्रेडिंग इंडस्ट्री को इतनी ज्यादा ग्रोथ मिली कि 2 आरबीआई के ब्रांचेस इस अकेले शहर में बनाए गए।
और इसी पैमाने पर कई सारे अलग शहर भी महाराष्ट्र कंटिन्यूसली डेवलप करते रहता है। और मुंबई के कारण पूरा का पूरा नवी मुंबई जैसा शहर जो आज हमारे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में टॉप 20 में आता है, ये पिछले 40 साल के अंदर डेवलप किया गया है। इसके साथ पुणे के भी कई सारे सैटेलाइट टाउन्स में बहुत बड़े पैमाने पर इसी तरीके के प्लान डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। औरंगाबाद के पास में शेंद्रे नाम की एक सिटी बनाई जा रही है, जिसके कारण फ्यूचर प्रूफिंग का काम महाराष्ट्र में पहले से भी होते आ रहा है और अभी भी किया जा रहा है। अब इन सारे शहरों में इंडस्ट्रीज आई कहाँ से, तो यहाँ पर बात करते हैं महाराष्ट्र की पॉलिसीज की। दोस्तों MIDC या फिर महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट लिबरल और ओपन इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज रही है बहुत पहले से। लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस, अनइंटरप्टेड पावर, वाटर, ये सारी चीजें बहुत इजीली यहाँ पर मिल पा रही थी 1960s और 70s में ही। इसके कारण कई सारी इंडस्ट्रीज ने प्रेफरेंस दिया। और दूसरी बात थी कि यहाँ पर ऑलरेडी कुछ बड़े बड़े इकोनॉमिक पावर हाउसेस काम कर रहे थे। दोस्तों टाटाज, अंबानीज और कई सारी बड़ी बिजनेसेस जो आज मुंबई में से ऑपरेट होती है, उनका जन्म शायद मुंबई में नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने मुंबई को अपना बेस चुना इसी कुछ कारणों के कारण। और यही आगे जाकर एक चेन इफेक्ट बन गया, जिसके कारण एक से दूसरी से तीसरी इंडस्ट्री महाराष्ट्र में आना शुरू हुई और आगे जाकर एक पूरा का पूरा सप्लाई चेन नेटवर्क यहाँ पर बन गया। दोस्तों तीसरी चीज है लिटरेसी। दोस्तों एक चीज यहाँ पर कई सारे लोग कंपेयर करना भूल जाते हैं कि लिटरेसी परसेंटेज के हिसाब से अगर आप कंपेयर करो तो कौन से स्टेट में कितने एक्चुअल नंबर ऑफ लोग बनते हैं जो लिटरेट है और वो क्वालिटी ऑफ लिटरेसी भी क्या है। दोस्तों अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि केरला की लिटरेसी 100% है, लेकिन अभी के फिगर्स के हिसाब से 98% है। लेकिन अगर हम 100% भी कंसिडर करें तो पूरे केरला के पॉपुलेशन के हिसाब से 3.4 करोड़ लोग यहाँ पर लिटरेट होने चाहिए। वही अगर हम महाराष्ट्र की कंपैरिजन करें तो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट होने के साथ यहाँ का पॉपुलेशन 11.42 करोड़ लोग हैं और इसके कारण यहाँ की 88.2% लिटरेसी रेट के साथ में यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही ज्यादा लिटरेट बन जाता है। और इतने बड़े लिटरेट वर्कफोर्स के साथ काम करना किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी बात दोस्तों ऐसी है कि महाराष्ट्र की लिटरेसी चाहे दुनिया में सबसे अच्छी न हो, इनफैक्ट आप सीधा सीधा कह सकते हो कि कुछ बहुत हाई क्वालिटी की लिटरेसी यहाँ पर है नहीं, लेकिन फिर भी हमारे देश के बाकी अगर आप स्टेट से कंपेयर करोगे तो महाराष्ट्र का प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। दोस्तों कई स्टेट्स में लिटरेसी होने के बावजूद लोग कई बार हिंदी जैसे लैंग्वेजेस भी नहीं बोल पाते और कुछ स्टेट्स में तो रीडिंग राइटिंग भी क्लास 10 तक एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं बन पाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट में गांवों तक एटलीस्ट बेस एजुकेशन बहुत स्ट्रांग रखा गया है। और अगर आप कोई इमिग्रेंट हो या महाराष्ट्र के रूरल एरिया में आपने ट्रैवल किया है तो आपने जरूर ये आइडेंटिफाई किया होगा कि यहाँ पे लोग चाहे डे टू डे यूजेज में हिंदी बात करते हो नहीं करते हो, नॉर्मल डे टू डे यूजेज में जो बाकी लैंग्वेजेस वगैरह है वो लिखते हैं नहीं लिखते हैं, फिर भी कम्युनिकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यही बात कई सारे इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनती रही और यहाँ के लोगों को वो हायर करते रहे और इंडस्ट्री सेटअप करते रहे। दोस्तों अगली अगर फैक्टर की बात करें तो वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र हमेशा सेंटर से पैसे लाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट रहा है, जिसके जरिए बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र में डेवलप किया गया है। सेंटर से जो भी बजट एलोकेशन होता है उसका बड़ा चंक किस तरीके से लॉबी करना है ये महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस ने 1960s, 70s और 80s में बड़े पैमाने पर करके दिखाया, जिसके कारण अकेला स्टेट महाराष्ट्र बनता है जहां पर 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, रेलवे नेटवर्क बहुत फैला हुआ है, देश का पहला एक्सप्रेसवे यहाँ पर बना था, देश के पहले ड्राई पोर्ट्स महाराष्ट्र में बने थे, इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट भी यहीं पर है और बेसिकली यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेटिवली देश से बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सका, जो फिर से इंडस्ट्रीज के लिए अट्रैक्टिव बनता है। दोस्तों आज भी पूरे देश की 38% FDI महाराष्ट्र में जाती है, जबकि 32% इनकम टैक्स एक स्टेट महाराष्ट्र में से आता है। और ये ले चलता है हमारे लास्ट रीजन की ओर, वो है फाइनेंशियल कैपिटल। दोस्तों मुंबई में आज मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स इन जैसे सेकेंडरी सेक्टर जॉब्स बहुत कम हो चुके हैं, जबकि बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस जैसी चीजें ही मुंबई को आज टॉप पर ले आती है। दोस्तों हमारे देश में आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मद्रास, कोलकाता, दिल्ली इन जैसे कई सारे शहरों में स्टॉक एक्सचेंजेस बनाए गए थे, लेकिन सिर्फ BSE सर्वाइव कर पाया और यहाँ पर NSE भी एक्चुअल में नर्चर हो पाया। इसके कारण स्टॉक मार्केट जो किसी भी देश के फाइनेंशियल कैपिटल का हार्ट होता है वो यहाँ पर एक्चुअल में ग्रो हो पाया। और यही जो भी मैंने रीजंस बताया, अगर आप बाकी स्टेट से कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंस नजर आएगा कि कहाँ पर कौन से स्टेट्स
थोड़ा बहुत पीछे रह गए और महाराष्ट्र को एडवांटेज मिलते हुए वो आगे बढ़िया। आज की अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो दोस्तों ये पोजीशन ज़्यादा समय तक महाराष्ट्र रिटेन कर पाएगा या नहीं, इस बात को लेकर फ्यूचर अनसर्टन है। कई सारे स्टेट्स ने बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ ली है, महाराष्ट्र से ज़्यादा डेवलपमेंट परसेंटेज रेट्स वो रखते हैं और ये एक रियल पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में कि कई स्टेट्स महाराष्ट्र को मैच या उससे आगे भी बढ़ सकते हैं, जो कि ओवरऑल हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में। बात करो अगर आज इस वीडियो की तो एक शहर को, एक स्टेट को डेवलप करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो देखने पड़ते हैं और अगर इस वीडियो में जितने भी फैक्टर्स देखे जाए जो डिस्कस किए हैं वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मैं कहूँ कि जिस तरीके से दोनों चीजों को डिस्कस किया गया है, यानी कि नेचुरल तरीकों को भी और आर्टिफिशियल तरीकों को भी, और वो बताया भी गया डिटेल में कि किस तरीके से लोगों ने पहले अपनी मदद से सारी चीजें जो थी, यानी कि स्पेशली अगर हम बात करें किसान लोगों की, तो किस तरीके से उसका भी सोल्यूशन निकाला, वो भी वाकई में काबिले तारीफ है। फिर उसके बाद जैसे एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बताया गया कि उस स्टेट में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट क्यों हुई, वो भी बहुत काबिले तारीफ है मॉडर्न, क्योंकि अगेन एक लीडरशिप अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है और जो पॉलिसीज वो बनाते हैं और जो फ्लेक्सिबिलिटी वो लेकर आते हैं वो भी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, जैसे अपने किसानों की बात की तो इससे पहले भी हमने कई सारे आइडियाज ऐसे देखे हैं जो किसानों को लेकर जो है सामने आएगी, किसानों की लोकल लोगों की मदद के लिए सामने लाएगी। जैसे कि हमने इसे बहुत देर पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें बताया गया था कि बारिश तो बहुत होती है लेकिन बारिश का पानी जो है वो सेव नहीं होता, वो सारा बह जाता है। तो उसके लिए जो है छोटे छोटे तालाब जो है लोगों ने अपनी मदद आपके तहत एनजीओ के साथ डिफरेंट मिलकर बनाए ताकि बारिश के पानी को सेव किया जा सके। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहूंगा कि अगर आप क्या नाम लेते हैं, पैसा है गवर्नमेंट के पास लेकिन वो उसे सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं ना कर रही तो वो भी बेकार है, क्योंकि मेरा यहाँ मानना है कि आपकी स्टेट जितनी मर्जी रिसोर्सेज से, लेकिन अगर आपकी गवर्नमेंट उसमें पैसा नहीं लगा रही, उसे निकाल नहीं रही, यूटिलाइज नहीं कर रही तो वो रिसोर्सेज किसी काम के नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो महाराष्ट्र जो है अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहा है। अच्छा, एक और चीज मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और वो ये कि लोगों को एजुकेट करना, लोगों में अवेयरनेस लेकर आना। जैसे मौसम ने बोला कि हम लोगों ने कुछ देर पहले भी एक वीडियो देखी थी। अब लोगों को जब आप एजुकेट करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं या उनको स्टोर कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटी छोटी ऐसे सेशन होने चाहिए डिफरेंट फील्ड के जो लोग हैं उनके साथ, ताकि जो किसान है या फिर या कोई भी जो एक छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाकर, घरों में भी कुछ ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे हम लोगों ने मौसम उसमें भी देखा था जो मुंबई में स्लम्स हैं, वहां पर इतना ज्यादा बिजनेस जनरेट होता है और वहां पर भी इंडस्ट्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इस तरीके से अवेयर करना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ऐसी हम कहेंगे कैंपेन्स चलनी चाहिए जो कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें। और अगर बात करें वहां के खुद के लोगों का भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में बहुत सारी चीजें होती हैं। जब कोई भी बाहर से इंडस्ट्री लगाता है तो वहां पर वो ये भी देखता है कि गवर्नमेंट की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, लोगों की तरफ से उनको कैसा रवैया मिल रहा है या लोगों के साथ कैसा इंटरेक्शन है, ये चीजें भी मुझे लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूंगा कि मोस्टली जो है हम क्योंकि जो महाराष्ट्र है वो भी साउथ इंडिया वाली साइड पर ही आता है, तो मोस्टली लोग यही समझते हैं कि भाई साउथ इंडिया में जो महाराष्ट्र आता है वहां पे लोगों को हिंदी नहीं बोलनी आती होगी, लेकिन मेरा जहां तक एक्सपीरियंस रहा है जो साउथ में महाराष्ट्र स्टेट है ना, वहां पे काफी हद तक लोग हिंदी बोल भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं बाकी स्टेट्स की निस्बत। अच्छा, वैसे मेरे लिए ये नया था, मुझे नहीं पता था कि महाराष्ट्र साउथ इंडिया वाली साइड पर आता है ना। तो बाकी अगर हम बात करें केरला की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, वहां पे जो है इंग्लिश और जो है उनकी अपनी जो जुबानें हैं उन्हें ज्यादा प्रेफर किया जाता है, तो ये भी एक बहुत ज्यादा एज आता है। हाँ, लिटरेसी रेट, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन के बीच में बात हुई ना, उन्होंने जैसे बोला कि प्राइमरी तक और ये चीजें उनकी जो बेस है वो बहुत अच्छी बनाई जाती है, मतलब बच्चों की एजुकेशन क्वालिटी जो है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना एक आपको काफी बड़ा एक बजट जो है वो आपको अगेन एजुकेशन पर मुझे लगता है कि खर्च करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी आने वाली नस्लों को इसी तरीके से ही सुधार सकते हैं। और एक पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा से, जैसे कि वीडियो में भी बोला उन्होंने कि बहुत सारी स्टेट्स में अब बहुत तेजी से काम हो रहा है क्योंकि बाकी स्टेट्स में इतनी जल्दी काम नहीं हुआ। और खैर उन्होंने ये भी बताया कि जो एक लॉबिंग होती है किस तरीके से महाराष्ट्र के जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक बड़ा हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक आप
आपका अपनी स्टेट के लिए काम होता है कि किस तरीके से आप पैसे लेकर आ बिल्कुल। सकते हैं। अच्छा, लिटरेसी रेट की मैं बात करूँ तो एजुकेशन सिस्टम की बेसिकली मैं बात करना चाहूंगा, बेशक वो कोई भी दुनिया का मुल्क हो, खासतौर पर अगर मैं अपने मुल्क की बात करना चाहता हूँ, इंडिया की बात करना चाहता हूँ, कि इस सेक्टर में ऐसे लोग होने चाहिए जो ना माइंड से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, वो कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा अच्छा आउटपुट दे सकें। इसकी मैं आपको मिसाल ये देना चाहूंगा, हम जब प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं वहां पे हमें ये चीज देखने को भी मिलती है कि वो उनका बजट लिमिटेड होता है और वो लिमिटेड बजट में ही बहुत अच्छे आउटपुट लेते हैं अपने एम्प्लॉय से। तो गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसे जो है गोल्स, ऐसी चीजें जो है सेट करनी चाहिए, जो है गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, कि ऊपर जो बैठे हुए ना लोग बड़े बड़े, वो कम से कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें प्रोवाइड कर सकें। देखो यहाँ पर मैं बात करूंगी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में ना, बस वो ये कि कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात तो एक है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि वो डायरेक्टली पेरेंट्स पे बर्डन डाल देते हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि वो इनडायरेक्टली बर्डन डालते हैं पेरेंट्स पर भी। नो डाउट वहां पर एक बजट बड़ा होता है, वो सब्सिडी देते हैं, बच्चों की फीस बेशक कम होती है, लेकिन वो कहाँ से आती है? वो हमारे टैक्सेस से आती है जो हम टैक्स पे करते हैं। तो देखा जाए तो एक तरह से बर्डन आपकी आवाम पर ही पड़ता है। बेसिकली आप जो है मेरा पॉइंट नहीं समझी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ। नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नो डाउट बच्चों से तो फीस लेते हैं, लेकिन टीचर्स को तो पे कर रहे हैं ना। तो मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप टीचर थी, ठीक है ना, आपके जब आप स्कूल में थी तो वो आपसे बेहतरीन आउटपुट चाहते थे, लेकिन ऑन दी अदर साइड जब हम जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स उस तरह नहीं होते जिस तरह हमें प्राइवेट स्कूल में देखने को मिलते हैं। ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं ये बात बता रही हूँ कि बहुत डिफरेंस होता है एक चीज में कि पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा फर्क होता है, लेकिन ये कि गवर्नमेंट सेक्टर में बिल्कुल मौसम सही कह रहा है कि उनको भी टीचर से ऐसे ही काम लेना चाहिए जब वो अच्छा पे कर रहे हैं। बट मैं एक बात कर रही हूँ कि बर्डन अगर देखा जाए ना तो वो पेरेंट्स पे ही पड़ता है, लेकिन आपको क्वालिटी एजुकेशन गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिलती। एनीवे, इसके अलावा जो स्टेट्स का एक कंपटीशन रहता है, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा हेल्दी है, वो रहना भी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो एक होता है ना कि एग्जाम जब आने वाले होते हैं, मैंने इससे ज्यादा मार्क्स लेने, मैंने इससे ज्यादा, तो जितनी डेवलपमेंट आपकी स्टेट में होती है तो डेफिनेटली लोग भी उतना ज्यादा ग्रो करते हैं। 28 इंडिया की स्टेट्स हैं, और अगर कंपटीशन की बात करें भाई, हर स्टेट में इतना तो भाई पोटेंशियल जरूर होता है कि वो जो है एक दूसरे के साथ compete कर सके, क्योंकि भाई लोग हर जगह ज़हीन होते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं भी होते, लेकिन हर जगह ज़हीन होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी कि हम लोग अगर जितनी भी वीडियोस देखते हैं, टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है डिफरेंट स्टेट्स में, और उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं भी हैं। जो एक फॉरेनर आता है, टूरिस्ट आता है, उसको काफी ज्यादा उसके लिए आसानियां बना दी। अगर टूरिज्म इंडस्ट्री को हम देखें तो पूरी दुनिया में कई मुल्क ऐसे हैं जो सिर्फ चल ही इसी इंडस्ट्री पर ही हैं। बिल्कुल, सवाए पाकिस्तान के, मुझे लगता है तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो थी और काफी मजा आया डिफरेंट फैक्ट्स जान के अबाउट महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की वैसे भी हम लोगों ने काफी ज्यादा वीडियोस देखी हैं, और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि महाराष्ट्र, जो मुंबई से भी हैं, मुंबई से भी, पुणे से हैं, नासिक से भी हैं। अच्छा, वैसे मुझे पुणे शहर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे बड़ा काम सा और साफ सुथरा सा, और पता नहीं क्यों, मतलब एक एक अलग सी वाइब आती है जब हम लोगों ने उसके मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे देखा ना, बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, मतलब पहाड़ों के इर्द गिर्द ऐसे है। वैसे तो मुंबई में भी पहाड़ है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर थोड़ा डिफरेंट है। तो गाइस, ये तो हमारी आज की वीडियो, जरूर बताइएगा कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है या नहीं है, और इसी साथ हमारी वीडियो से चैनल का सब्सक्राइब, वीडियोस करें, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।